Hello guys, welcome back to the channel YouTube Demystify. Let us move to the second topic, approaches to Indian philosophy के unit 1 का, which is on the concept of philosophy in India by Bimal Krishna Matilal. Now अब हम बेसिकली इस आर्टिकल में हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि फिलोसफी को थ्रू आउट डिफरेंट इंडियन स्कूल्स किस तरीके से व्यू किया जाता है. So, one often faces while talking about Indian philosophy the following question. Is there anything called philosophy in India? कि फिलोसफी जैसा कुछ इंडिया में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, यू नो, स्पेसिफिकली इन द वे द टर्म इज अंडरस्टूड इन द मॉडर्न वेस्ट, कि जिस तरीके से हम वेस्टर्न वर्ल्ड में फिलोसफी को डिस्कस करते हैं या समझते हैं, क्या इंडिया में भी फिलोसफी को उसी तरीके से रिगार्ड किया जाता है. हम यहाँ पे टोटल इंडियन फिलोसफी की बात नहीं कर रहे हैं या वेस्टर्न फिलोसफी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं वो टर्म फिलोसफी की. तो एक कॉमन आंसर है दर्शन. हम फिलोसफी को दर्शन शास्त्र कहकर बुलाते हैं. तो क्या दर्शन इज द सेम एज फिलोसफी जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हम यूज करते हैं जो फिलोसफी के लिए? तो इट इज क्लोज. यू नो, इंग्लिश में दर्शन को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं द फिलोसफिकल व्यू पॉइंट या व्यू. लेकिन देन क्या हम फिलोसफी को एक ऐसे टर्म तक ला सकते हैं जहाँ पे विच विल बी यूनानिमसली एक्सेप्टेड बाय ऑल फिलोसफर्स इन द फेस्ट? तो एक डेफिनेशन डिफाइन करना फिलोसफी को उसके एक्चुअल टर्म्स में. तो जो ग्रीक एटमोलॉजिकल, अब हम अगर फिलोसफी का बैकग्राउंड देखें तो फिलोसफी में फिलेन व्हिच मीन्स टू लव एंड फिलेन टू लव एंड सोफिया व्हिच मीन्स विजडम. तो द लव फॉर विजडम के लिए लव, इसको हम बोलते हैं व्हाट इज फिलोसफी. फिलोसफी इज अ लव फॉर विजडम. ये क्विक आंसर है कि फिलोसफी जो है वो ग्रीक वर्ड से आता है फिलेन प्लस सोफिया व्हिच इज लव फॉर विजडम. तो पॉपुलर लेवल पे फिलोसफी जो है वो अभी भी प्राइवेट विजडम के लिए. टेक्निकल लेवल पे द टर्म इज अंडरस्टूड टू मीन द क्रिटिसिज्म एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ ऑल नॉलेज. ठीक है. सो अगर हम उसको एक पॉपुलर लेवल पे देखें तो फिलोसफी क्या है? लव फॉर विजडम, प्राइवेट विजडम. हर एक इंसान जो अपनी विजडम कलेक्ट करता है ऑन डीपर स्टडीज ऑफ द डिफरेंट टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स. टेक्निकल लेवल पे फिलोसफी को हम बोलते हैं कि उसमें क्रिटिसिज्म्स आते हैं, क्वेश्चनिंग आती है, पूरे नॉलेज का एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. रिसेंटली जैसे वेस्टर्न फिलोसफर बोलते हैं इट इज कैरेक्टरिस्टिकली आर्ग्यूमेंटेटिव and directed towards the determination of what logical relations do and do not obtain. तो हमने वेस्टर्न एस्पेक्ट्स है फिलोसफी की 3 डेफिनेशन यहाँ पे देखी. ओके, 4 बेसिकली, बट या 3 जिसमें मतलब पॉपुलरली इट इज प्राइवेट विजडम, technically it is systemization of knowledge and criticisms and all that stuff, and then recent level pe it is argumentative and determination of what logical relations do and do not obtain. ये हमने देखा एंथनी फ्लू की डेफिनेशन थी है डिक्शनरी ऑफ फिलोसफी के अकॉर्डिंग. तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली लव फॉर विजडम बट नॉट एंटायरली अनरिलेटेड टू इट. तो हमने यहाँ पे ये 3 पॉपुलर डेफिनेशंस फिलोसफी की देखी वेस्टर्न वर्ल्ड में. अब हम अगर देखें संस्कृत में फिलोसफी के लिए एक और भी बेटर टर्म है दैन दर्शन. दर्शन से भी ज्यादा एक अच्छा टर्म फिलोसफी के लिए संस्कृत में एग्जिस्ट करता है जो कि है अनविक्षिकी, जिसको सबसे पहले या नॉट सबसे पहले बट या यूज किया था कौटिल्य ने. ओके, आज हम जिसे फिलोसफी बोलते हैं वो कौटिल्य के लिए वो टर्म था अनविक्षिकी. ओके, सो कौटिल्य ने 4 मेन ब्रांचेस ऑफ लर्निंग को के बारे में बात की. विद्या स्थान, जिसमें से एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है फिलोसफी, रिलीजियस एजुकेशन, तीसरा है ट्रेड एंड कॉमर्स, फोर्थ इज द साइंस ऑफ पॉलिटी, बेसिकली पॉलिटिकल साइंस काइंड ऑफ. सो जो 4 ब्रांचेस ऑफ लर्निंग कौटिल्य के अकॉर्डिंग थी वो है स्क्रिप्चरल नॉलेज या स्क्रिप्चर्स की नॉलेज होना या उसके बेसिस पे नॉलेज होना, रिलीजियस नॉलेज, एजुकेशन, मतलब वही चीज हो गई फिलोसफी, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड साइंस ऑफ पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस एक तरीके से पॉलिटिक्स. तो वो अनविक्षिकी को कौटिल्य कैसे डिफाइन करता है? investigating by means of reasoning what is good
and what is evil in the context of scriptural religious education, material gain and loss in the context of learning, trade and commerce, that is Varta economics, what is good and what is not to say as a policy in the context of learning, polity and public behavior, philosophy and Vikshiki confers benefit upon people, keeps mind steady in prosperity and adversity and imparts proficiency in thought, speech and action. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कौटिल्य की डेफिनेशन का ये है कि रीजन की हेल्प से पता करना क्या अच्छा है क्या बुरा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्क्रिप्चरल नॉलेज, स्क्रिप्चर्स के ऊपर बेस करते हुए. तो रीजन को हमें फॉलो करना है, रीजन का यूज करना है, लेकिन वो रीजन भी अकॉर्डेंस में होना चाहिए विद स्क्रिप्चर्स. पहला तो हमें यहाँ पे यूज मिल गया बाय कौटिल्य. सेकंड जो है, सेम टर्म को वात्स्यायन ने डिस्क्राइब किया है एट AD 300, जिसको जयंत ने भी रिपीट किया है as examination of what is obtained through perception and what is stated in the scriptures by the pramanas, that is the adequate evidence. तो पहला डेफिनेशन हमने देखा बाय कौटिल्य, सेकंड हमने देखा वात्स्यायन, जो भी स्क्रिप्चरल नॉलेज के ऊपर तो बेस कर रहा है, लेकिन स्क्रिप्चरल नॉलेज के साथ साथ अब वात्स्यायन बोल रहा है कि परसेप्शन के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए. इट इज थ्रू परसेप्शन एंड जो स्क्रिप्चर्स में दिखाया गया तो इट इज थ्रू ऑब्जर्वेशन या सेंसुअल नॉलेज, सेंसेस की हेल्प से जो हमें नॉलेज मिलता है. It is the contention of Vatsyayan that Anvikshiki is to be distinguished from other disciplines, especially from the spiritual text or the books of wisdom such as the Upanishads, by virtue of its being characterized by a study of Pramanas. तो वात्स्यायन की वजह से हम अन्विक्षिकी को सेपरेट कर पाए हैं, क्योंकि ये जो स्क्रिप्चरल नॉलेज है ये सिर्फ प्रमाण की तरह यूज किए जाते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन और परसेप्शन है जिसके थ्रू हमें नॉलेज को गेन करना है, जो कि वात्स्यायन पॉइंट आउट करता है. न्यायिकास के लिए the term means the discipline that is called Nyaya Prashasthan. But if we are not parochial like the Nyayikas, we can take it to mean any school of argumentative philosophy as Kautilya did. Okay. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है, जो H. Jacobi, एक वेल नोन जर्मन इंडोलॉजिस्ट, 1911 में वो अन्विक्षी को इंटरप्रेट करते हैं एज फिलोसफी एंड अटेम्प्टेड टू फाइंड इट इन अ प्रोग्राम फॉर एन इंडिपेंडेंट थ्योरेटिकली ओरिएंटेड साइंस. तो एच जेकबी बोलते हैं कि जो अन्विक्षिकी है विच इज फिलोसफी फॉर देम, अन्विक्षिकी एक थ्योरेटिकली ओरिएंटेड साइंस, इंडिपेंडेंट थ्योरेटिकली ओरिएंटेड साइंस है, विच इज इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कि वो रिलीजन के ऊपर डिपेंडेंट या उससे रिलेटेड होगा बट नॉट डिपेंडेंट या नॉट इंटरवीन्ड विथ रिलीजन. तो इंडिपेंडेंट है और थियोरेटिकली ओरिएंटेड साइंस है. इट इज अ काइंड ऑफ साइंस, उसको साइंटिफिक नॉलेज बोला है बट थियोरेटिकल नॉलेज है. अब उसके आंसर में P. Hacker criticizes Jacobi saying that he was wrongly influenced by his own prejudice in the sense कि वेस्टर्न फिलोसोफर्स के लिए हमेशा फिलोसफी को साइंटिफिक नॉलेज के साथ या साइंस के साथ कंपेयर किया जाता है. Other words, Jacobi according to Hacker wrongly superimposed a Western situation on India, कि जैसे वेस्टर्न फिलोसफी में what is philosophical is scientific in nature, तो वही जेकबी ने इंडियन फिलोसफी या अन्विक्षिकी के ऊपर पुट किया कि अन्विक्षिकी भी एक साइंटिफिक नॉलेज है. I do not wish to enter into the terminological dispute here, for I believe it to be a non-starter in this context. तो वो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से नहीं बोल रहे कि वो वर्ड अन्विक्षिकी का क्या मतलब है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट हैकर इज ट्राइंग टू क्रिटिसाइज हियर. ओके, सो यू नो एक उसकी बात नहीं की जा रही कि वेस्ट में जैसी फिलोसफी है उसी का सेम टू सेम संस्कृत में कन्वर्जन होना, लेकिन यू नो what he says himself says is कि philosophy itself वेस्ट में भी कई अलग अलग तरीकों के से यूज की गई है. फिलोसफी का मीनिंग भी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट रहा है. Human beings decidedly are not so uniformly non-different from each other than we may expect to find an exact copy of one historical contingency in another. तो ऐसा नहीं है कि जैसा वेस्टर्न फिलोसफी में रहा है वैसी की वैसी कॉपी में इंडियन फिलोसफी में भी देखने को मिलेगी. जैसा वेस्टर्न थॉट रहा है वैसा ही हमें इंडियन ट्रेडिशन में देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी बजाय एक रिफ्लेक्टिव सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और रैशनल विजडम जो थी वो
प्रेजेंट थी इंडिया में भी, क्लासिकल इंडिया में भी। तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग इन साइंस नहीं है, जैसे कि जेकेबी एक्सप्लेन करता है उसको। दो फर्दर ऑब्जर्वेशंस in this connection would be in order. First, Hacker was wrong in his critique of the point that philosophy Anvikshiki in India constituted an autonomous domain. तो एक जगह तो हैकर गलत ये था कि वो ऑटोनॉमस डोमेन नहीं था, एक स्ट्रीम ऑफ क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव ट्रेडिशन इन इंडिया एक्चुअली में था, कि इंडियन फिलोसफी जो है उसमें भी क्रिटिसिज्म उतना ही था। ऐसा नहीं कि बस जो इंडियन फिलोसफी में है वो है, इट इंक्लूडेड इट्स ओन क्रिटिसिज्म, इट इंक्लूडेड सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑल्सो, यू नो, जो कि एक अपने आप में ओपन एंडेड कंप्लीट थॉट प्रोसेस में नहीं डेवलप हो पाया, लेकिन वो प्रेजेंट जरूर था एज कम्पेयर। अगर हम जैसे वेस्ट में देखें तो कार्टेशियन फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस वगैरह, तो जैसे कार्टेशियन फ्रीडम इन द सेंस की डेस्कार्ट्स ने एक कंप्लीट रेवोल्यूशनराइज जो किया था फिलोसफी को, तो वैसे ही वो क्रिटिसिजम्स, वो शॉर्टकमिंग्स, वो लूप होल्स इंडियन फिलोसफी में भी मेंशन्ड है, लेकिन वो एक डिस्टिंक्ट थॉट में डेवलप नहीं हुए जैसे कि डेस्कार्ट्स के केस में हुआ था। However, even this idea of freedom from prejudice in the Cartesian conception of philosophy is a construction of the Western historiographers. तो ये भी कितना सही है कितना गलत है हमें नहीं पता, सिर्फ historians का एक construction भी है ये, जो वेस्टर्न फिलोसफी में हम बोल रहे कि एक अलग से थॉट डेवलप हो गया डेस्कार्ट्स का, इसके ऊपर हिस्टोरियंस ने ज्यादा फोकस किया है। उसका रियल इम्पैक्ट, उसका उस समय का इम्पैक्ट कितना था हमें नहीं पता। I believe the Indian thinkers beginning from the Buddha down to Raghunath perceived themselves as free, unprejudiced thinkers. तो ऐसा नहीं है कि इंडियन फिलोसोफर्स भी अपने आप को फ्री अनप्रेजुडिस्ड थिंकर्स मानते थे। हम आज के समय में इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा उसका रिलीजन का इन्फ्लुएंस था इंडियन फिलोसफी में, उसमें ये डॉगमास थे, उसमें ये मिथ्स थे। डेफिनेटली उस टाइम के जो फिलोसोफर्स देमसेल्व्स जिन्होंने ये फिलोसफीज को डेवलप किया है उनके लिए ऐसा नहीं था। उनके माइंड में, उनके लिए देवर फ्री, देवर अनप्रेजुडिस्ड, वो जज नहीं कर रहे थे, वो प्रेजुडिस्ड नहीं थे या स्टीरियोटाइप नहीं थे अपनी थिंकिंग में, यू नो। Such self-perception, which is in part self-deception, is an indispensable ingredient of even a philosophical mind. तो चाहे वो फिलोसोफर का ही माइंड क्यों ना हो, ये एक सेल्फ डिसेप्शन उसमें भी प्रेजेंट है। ये खुद का मन का धोखा कि हमें लगता है हम अनप्रेजुडिस्ड है, हमारे ऊपर कोई बायसेस नहीं है, हम इंडियन फिलोसफी को एक नॉन बायस्ड, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ डील कर रहे हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये फिलोसोफर के माइंड में भी ये चीज पॉसिबल है, बिकॉज फिलोसोफर इज ऑल्सो अल्टीमेटली अ ह्यूमन। Second, it seems undeniable that there was a conscious and sustained effort on the part of a number of authors, whom we tend to call philosophers today of ancient and classical India, to redefine the scope of their shastras, treaties, and describe their method as rational, unbigoted, and non-authoritarian. In some cases, there has been explicit denunciation of the religious rituals and the fruits they are supposed to bring about, as in the case of Ishwar Krishna. However, there were certain presuppositions which we today in the later part of the 20th century do, and those ancients and medievals did not think of as prejudices. However, in our modesty, we may admit that although we as moderners are free from many prejudices which the pre-moderners and moderners in traditional Oriental societies had consciously nurtured, we can hardly claim that we have no prejudice whatsoever. तो एक दूसरी चीज यहाँ पे जो गलत है वो यही है कि it seems undeniable there was a conscious and sustained effort on the part of number of authors of ancient and classical India to redefine the scope of their shastras. कि एक ग्रुप ऑफ फिलोसोफर्स था जिन्होंने अपने शास्त्र की अथॉरिटी को मतलब एक अलग तरीके से व्यू करने की कोशिश की थी कि उनकी फिलोसफी जो है वो बस वो शास्त्र डोमिनेटेड फिलोसफी नहीं है, इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट, इट इज नॉन अथॉरिटेरियन, इट इज नेचर रैशनल है, रीजनेबल है। सिर्फ ऐसा नहीं कि स्क्रिप्चरल या रिलीजियस नॉलेज है तो वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो एक ऐसे फिलोसोफर्स थे अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में भी हमें देखने को मिलते कि वो फिलोसोफर्स एग्जिस्ट करते थे जो स्क्रिप्चर्स की अथॉरिटी को नहीं मानते हुए और जो स्क्रिप्चरल नॉलेज को कहीं ना कहीं नॉट इरैशनल एग्जैक्टली लेकिन बायस्ड या प्रेजुडिस्ड ओपिनियन मानते थे। तो उनके लिए वो अनऑर्थोडॉक्स फिलोसोफर्स जो थे वो खुद के लिए वो अनप्रेजुडिस्ड थे। अब अगर हम आज खुद से कंपेयर करें हमारे कंपेरिजन में, ऑफकोर्स हमारे प्रेडेसेसर्स के कंपेरिजन में हम लेस प्रेजुडिस्ड है, less not in terms of quantity but
जिन एरियाज में हमारे प्रेडेसेसर्स प्रेजुडिस थे, उन एरियाज में आज हम प्रेजुडिस्ड नहीं है, बायस्ड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर completely free from any bias and prejudices. If modesty allows this much, we can, then it would be it would be too finicky to demand an exact word in ancient Sanskrit whose meaning would totally coincide with whatever meaning we at this time in history care to attach to the word philosophy. What would be reasonable to inquire into and expect, however, is whether there was a tradition in India's intellectual history which primarily concerned itself with rational inquiry and consciously wanted to avoid religious dogmas. This is what I will try to show. तो ये उनका अप्रोच रहा है कि रिलीजियस डॉगमास से उनको फ्री करना, बट देन सेल्फ डिसेप्शन पार्ट रहता है हमेशा, हर ह्यूमन माइंड का पार्ट रहता है, फिलोसोफर के माइंड का भी, कि हम खुद रियलाइज नहीं कर पाते। जैसे उन जो प्रीडेसेसर्स थे, जो फिलोसोफर्स थे, वो खुद ये चीज इतना रियलाइज नहीं कर पाए थे कि रिलीजियस डॉगमास वे इन कर रहे हैं उनकी फिलोसफी पे, रिलीजन उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, बायस है, स्क्रिप्चर्स का बायस है उनकी फिलोसफी में। तो न्याय भाष्य में Vatsyayan says, since there is success in activities based upon the knowledge of the object, earth, the knowledge that is generated by the pramans, means or evidence for knowledge, we can say that the pramans are connected with the object goal. अब इसका मतलब है, अब देखिए जो प्रमाण है which is right sources of knowledge जो हमने डिस्कस किया है, इस सेंटेंस में हम 5 वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 कंपाउंड वर्ड्स है। देयर आर अबाउट 5 टर्म्स जिसको हम एक्सप्लेन करने की जरूरत है, जैसे कि प्रमाण एंड अर्थ, ये दोनों सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टर्म्स रहे हैं इन सेंटेंस में ट्रांसलेट करने के लिए, इसको समझने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली प्रमाण एंड अर्थ का मतलब है। तो आई हैव गिवन द जनरल सेंस ऑफ द सेंटेंस एज फार एज प्रैक्टिकेबल। इट इज अ वेरी कंडेंस्ड स्टेटमेंट of an elaborate argument against the skeptics. As I've argued elsewhere, the Madhyamik fulfill the role of the skeptics in the Indian tradition, although they were not skeptics themselves, they were Buddhists. तो ये जो सेंटेंस यहाँ पे नोट किया गया है, इट इज़ अ वेरी कंडेंस्ड स्टेटमेंट, एक बहुत ही ब्रॉड डाउन स्टेटमेंट है, छोटे में लीस्ट वर्ड्स में और बहुत ही ईजियर तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। लेकिन ये प्रमाण, ये अर्थ, इन वर्ड्स का भी बहुत अलग मीनिंग था थ्रू आउट फिलोसफी। Vatsyayan जो है gives the gist of his argument in a few sentences that follow, the opening sentence being a condensed version of it, almost aphoristic in its nature. There is no knowledge of the earth without a praman. अर्थ यानी कि हमारा गोल, जिसे हमें रीच करना है, जो हमारा एंड गोल है, तो प्रमाण इज द राइट सोर्स ऑफ नॉलेज। ओके, तो जो वात्स्यायन कहता है कि जब तक हमारे पास राइट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होगा, राइट काइंड ऑफ नॉलेज नहीं होगी, जब तक हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज करेक्ट नहीं होगा, अगर हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज गलत है तो हमारे पास उस अर्थ, उस गोल का की नॉलेज भी नहीं हो सकती है। वो हमारे गोल एंड ऑब्जेक्टिव की नॉलेज तभी हो सकती है जब हमारी सोर्स ऑफ नॉलेज करेक्ट है। देयर इज नो सक्सेस इन एक्टिविटीज विदाउट सम नॉलेज ऑफ अर्थ। जब तक हमारे पास गोल की नॉलेज नहीं होगी, हम एक्टिविटीज में सक्सीड नहीं कर पाएंगे, हम सक्सेसफुल एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे। तो हम अर्थ जानते हैं प्रमाण की हेल्प से, यानी कि हम एंड गोल के बारे में जानते हैं हमारी राइट नॉलेज की हेल्प से। द सब्जेक्ट दैट इज ज्ञान, नोअर, डिजायर्स ईदर टू ऑब्टेन और अवॉइड दैट अर्थ। अब जो नोअर है, जिसके पास वो नॉलेज है उस गोल की, जिसके पास राइट सोर्स ऑफ नॉलेज है, या तो वो उस गोल को ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा या उसको अवॉइड करेगा। ओके, जो फिजिकल एफर्ट है उस पर्सन का, प्रॉम्प्टेड बाय हिज डिजायर टू ऑब्टेन सक्सेस ऑफ सच एक्टिविटीज, मींस देयर कनेक्शन विद द रिजल्ट्स। Having desired either to obtain or to avoid, the subject makes physical efforts and thereby either obtains or avoids the earth. उस गोल को पाने के लिए जो नोअर है वो फिजिकल एफर्ट्स करेगा, वो एक्शंस करेगा, जिसके लिए या तो वो उस गोल को अवॉइड करेगा या उस गोल को अचीव करेगा। तो अर्थ जो है उसका मतलब दोनों है, हैप्पीनेस भी है as well as its causal factors and unhappiness as well as its causal factors. तो वो एंड गोल जो है वो सिर्फ हैप्पीनेस जरूरी नहीं है, वो अनहैप्पीनेस या उसके फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि जिन रीजंस की वजह से जो कॉज है उस अनहैप्पीनेस का। तो प्रमाण के जो अर्थ है वो इन्यूमरेबल है, द लिविंग क्रीचर्स टू होम दे बिलोंग बीइंग आल्सो इन्यूमरेबल। नाउ सायमिता has been translated as
physical efforts, but the word itself is ambiguous and may in fact mean all three kinds of efforts noted by Sanskrit philosophers: physical, mental and verbal. तो इसका मतलब तो physical efforts जनरल ट्रांसलेशन है, लेकिन इसका मतलब physical, mental, verbal effort तीनों हो सकते हैं, क्योंकि ये ambiguous है, बहुत अलग अलग जगह पर अलग तरीके से यूज किया हुआ है. वात्स्यायन यहाँ पर has himself explained the compound word success in activities and अर्थ. तो जो अर्थ का कॉन्सेप्ट है, it is based on what we may call a tacit philosophical theory. The idea is that everything in this world, every object, every fact can be the cause of happiness and happiness. तो वात्स्यायन का कहने का मतलब है कि इस वर्ल्ड की जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है उससे हमें हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस दोनों मिल सकती है. कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिससे सभी को हैप्पीनेस मिलेगी या जिससे सभी को अनहैप्पीनेस मिलेगी. वो कॉन्टेक्चुअल है. ऑब्जेक्ट बीइंग अ कॉज ऑफ हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस एक बहुत ही कॉन्टेक्चुअल चीज है. यू नो, जैसे कि प्रमाण को लैम्प लाइट से के साथ कंपेयर किया जाता है कि जैसे कि लैम्प है जो बताता है व्हाट आर द थिंग्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन द रूम, और वो नॉन एक्सिस्टेंस चीजों को भी इस्टेब्लिश करता है जो उस लैम्प लाइट की वजह से हमें नहीं दिख रही है. इसी तरीके से जो प्रमाण है वो एग्जिस्टेंट एंड नॉन एग्जिस्टेंट दोनों को इस्टेब्लिश करता है. अब हम हमारा नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं. वी हैव डिस्कस टू टिल नाउ, कौटिल्यास, वात्स्यायन्स. नाउ वी गो टू उद्योतकर. उद्योतकर in the beginning of Nyaya Vartika adds a few paragraphs where he deals with the question what should a philosophical treatise concern itself with. फिलोसफी का रोल किसके साथ कंसर्न होना चाहिए. एक क्लियर कंसाइज मैनर में वो एक आउटलाइन देता है कि फिलोसफी का नेचर कैसा होना चाहिए, फिलोसफी डिसिप्लिन कैसी होनी चाहिए, और वो दिखाता है कि ये थ्योरेटिकल डिसिप्लिन प्रैक्टिकल लाइफ से भी कनेक्टेड है. ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड भी है. वो आर्ग्यू करता है कि थ्योरी ऑफ नॉलेज और एविडेंस विच इज प्रमाण, द सोर्स ऑफ नॉलेज, ये फिलोसफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, और यही सोर्स ऑफ नॉलेज हमारे थ्योरी ऑफ एक्शन के साथ भी कनेक्टेड है. लेट्स रीड द पैराग्राफ. दिस treatise speaks about what is good for human beings. The special purpose of a treatise is to explain the true nature of such things, arth, as are not known through ordinary means of knowledge. तो इस जो ट्रीटीज या सूत्र जो वो लिख रहा है उसका मतलब ये है कि एक ऐसी चीज को एक्सप्लेन करना जो हमें ऑर्डिनरी मीन्स ऑफ नॉलेज जैसे परसेप्शन या इन्फ्रेंस से नहीं है. तो उद्योतकरा के लिए बियॉन्ड परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट करती है, एंड सिर्फ वो स्टूडेंट्स आर एंटाइटल्ड टू स्टडी दिस treatise as are endowed with the intellectual capacity to comprehend the nature of things which they have not learned through ordinary means of knowledge. तो बियॉन्ड परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस जो स्टूडेंट जाकर चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता है वो ही इस ट्रीटीज को समझ सकता है. अब उद्योतकरा 4 काइंड्स ऑफ पीपल के बारे में बताते हैं. पहला, जिन्होंने पूरी तरीके से नेचर ऑफ थिंग्स को समझ लिया है. दूसरा, जिन्होंने कुछ भी नहीं समझा है. तीसरा, जो डाउट में है, अनक्लियर है. और चौथा, जिन्होंने पूरी तरीके से गलत समझा है. जिसने पूरा सही समझा है, जिसने पूरा गलत समझा है, जिसने कुछ भी नहीं समझा और जो डाउट में. इन चारों में से जिसने नेचर ऑफ थिंग्स को कंप्लीटली समझ लिया है सिर्फ वो टीचर बन सकता है, और बाकी तीनों को स्टूडेंट्स बन के उससे सीखना चाहिए. जो बाकी 3 हैं जिन्होंने पूरा गलत समझा है, कुछ भी नहीं समझा या जो डाउट में है, वो थ्रू परसेप्शन सीखते हैं. वो सेंस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. इन्फ्रेंस से सीखते हैं, रिमेम्बरेंस, एविडेंस. ये जो हम चीजें, परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस आर समथिंग एज सोर्सेज ऑफ नॉलेज जो हम प्रीवियस सेमेस्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं. ओके, एंड sorry, we were here. They require a verbal testimony, and this is supplied by the treatise, the Shastras. अगेन उद्योतकरा भी शास्त्रा की इंपॉर्टेंस को मेंशन करते हैं कि उसमें इन्फ्रेंस में भी वर्बल टेस्टिमनी भी जो है वो कहीं ना कहीं शास्त्रा से, रिलीजियस स्क्रिप्चर से डिराइव्ड होती है. ओके, तो यहाँ पे ये एक एडिशन में है, बाकी एडिशंस में अलग तरीके से कुछ है. द स्पेशल पर्पस ऑफ अ treatise is to explain the true nature of things as already known through ordinary means of knowledge such as perception and inference. तो जो ये वाला एडिशन था उसमें हम बात कर रहे हैं ऐसी स्पेशल पर्पस की जो परसेप्शन और इन्फ्रेंस से नहीं जानी जा सकती है.
दूसरे एडिशन में लिखा गया है कि उद्योतकरा बोलते हैं जो ऑलरेडी हमें परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस से पता है। तो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस है, बट ये दो डिफरेंट एडिशंस हैं। Thus, this text drops the negative particle, and the two editors of the Calcutta Metropolitan Edition added a footnote showing preference for the variant without the negative particle in spite of the contrary evidence from a large number of manuscripts. Hence, apparently, in their opinion, the Shastra or the treatise deals with matters that are already known. तो सेकेंड वाले उसके अकॉर्डिंग शास्त्रास को ऑलरेडी ये सब चीजें पता है और उन्हीं मैटर्स के साथ डील करना है, वो परसेप्शन इन्फ्रेंस के थ्रू ऑलरेडी नोन है। जो पहली वाली ट्रीटीसी में जो पहला वाला एडिशन है उसमें लिखा है कि वो परसेप्शन और इन्फ्रेंस से नॉट नोन है। तो सेकेंड वाले एडिशन के अकॉर्डिंग जो टीचर है वो बाकी 3 कैटेगरी ऑफ जो पीपल हमने डिस्कस किए हैं ऊपर, द 4 कैटेगरीज, ये 4 काइंड्स ऑफ पीपल में, उन 3 कैटेगरीज को विद द हेल्प ऑफ शास्त्र पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब उद्योतकरा के रिमार्क्स को हम फर्दर पढ़ते हैं। व्हाट इज गुड? द गुड कंसिस्ट ऑफ बोथ हैप्पीनेस एंड अवॉइडेंस ऑफ ईविल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि उद्योतकरा यहाँ डिफाइन करता है कि गुड में क्या है। गुड में 2 चीजें आती है, एक तो हैप्पीनेस भी, एक है अनहैप्पीनेस या ईविल का अवॉइडेंस भी। और गुड 2 टाइप्स के होते हैं, परसीव्ड गुड्स, अनपरसीव्ड गुड्स। परसीव्ड गुड्स जो है वो है प्लेजर या वेलबींग, जिसको हम परसीव कर सकते हैं। अवॉइडेंस ऑफ ईविल एक अनपरसीव्ड है। अनपरसीव्ड इसलिए क्योंकि वो गुड है लेकिन वो गुड की तरह परसीव नहीं किया जा सकता है, उसमें हम ऑलरेडी ईविल को अवॉइड कर रहे हैं। तो ईविल को अवॉइड करना भी गुडनेस है एक तरीके से। अब ये जो अवॉइडेंस ऑफ ईविल है ये अगेन 2 टाइप्स का है, अल्टीमेट, नॉन अल्टीमेट। नॉन अल्टीमेट जो है वो टेम्पररी कॉजेज ऑफ ईविल को हटाता है, जो टेम्पररी चीजें हैं, जैसे कि पॉइजन, एज अ थॉर्न, कोई कांटा चुभ गया, वो एक टेम्पररी कॉज ऑफ ईविल है, टेम्पररी कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस है। वो कांटा निकाल देना, उस टेम्पररी कॉज का रिमूवल हो गया। अल्टीमेट अवॉइडेंस ऑफ ईविल जो है वो 21 सोर्सेस से हम रियलाइज करते हैं। तो जो अल्टीमेट अवॉइडेंस होगा ईविल का, उसमें आता है बॉडी, 6 फैकल्टीज ऑफ सेंसिंग एंड कॉग्नाइजिंग, 6 टाइप्स ऑफ the given sensibles and the thinkable, 6 types of awareness, 5 kinds of perceptual awareness, non-perceptual awareness, happiness and unhappiness. तो जो अल्टीमेट अवॉइडेंस ऑफ ईविल है वो इन 21 पॉइंटर्स की हेल्प से हम अचीव करते हैं, हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस। तो ये 21 उसके पॉइंटर्स हैं। इन 21 वेराइटीज ऑफ ईविल में जो बॉडी है उसको इसीलिए बुरा माना जाता है क्योंकि वो अबोर्ड है। बॉडी, सोल अपने आप में ईविल को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। सोल जब बॉडी में आती है तब वो अनहैप्पी एक्सपीरियंसेस लेता है। ओके, जो फैकल्टीज, द गिवन ऑब्जेक्ट्स और जो अवेयरनेस है वो आर ऑफ देम आर सो रिगार्डेड बिकॉज इट इज टू देयर एजेंसी ऑल अनहैप्पी एक्सपीरियंसेस अराइजेस। जो उन बुरी चीजों की अवेयरनेस से ईविल आ रहा है, अनहैप्पीनेस आ रही है। अब यहाँ पे एक बहुत ही शॉकिंग चीज ये भी कि हैप्पीनेस को भी ईविल इसीलिए बताया गया है क्योंकि हैप्पीनेस हमेशा किसी सोर्स ऑफ ईविल के साथ आता है। द सेम काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट जहां पर हम ये बोलते हैं कि वी कैन नॉट नो लाइट विदाउट डार्क और डार्क विदाउट लाइट। हमें लाइट के बारे में इसलिए पता है क्योंकि हमने डार्क को देखा हुआ है। हमें पता है कि लाइट का ऑपोजिट क्या होता है, इसलिए हमें लाइट के बारे में पता है। अगर कोई इतनी ऑब्वियस चीज होती है एंड फॉरएवर लाइट होती तो हम लाइट को कभी एक्नॉलेज ही नहीं करते। सिमिलरली हैप्पीनेस ईविल इसलिए क्योंकि हम हैप्पीनेस को तब एक्नॉलेज करते हैं क्योंकि हमें पता है ईविल क्या है। बिकॉज हमें ये पता है कि व्हाट इज ईविल या व्हाट इज अनहैप्पीनेस, तब हमें हैप्पीनेस के बारे में पता चलता है। हम हैप्पीनेस को एक्नॉलेज करते हैं कि बिकॉज वो सर्कमस्टेंसेस अनहैप्पी थे इसलिए ये हैप्पीनेस है, और हैप्पीनेस तो अपने आप में ईविल है ही सही। तो इन सब को खत्म करना, विद धर्म एंड अधर्म, इन सबको द फ्यूचर धर्म एंड अधर्म, मेरिट डिमेरिट कैन बी अबैंडेड बाय नॉट एंगेजिंग oneself in the future action. तो already acquired धर्म and अधर्म can be abandoned by exhausting them through the consequential experience of happiness and unhappiness. तो इन सबको छोड़ा कैसे जा सकता है, उसके consequences को खत्म करना, the karma and rebirth वाली theory। यहाँ पर it is interesting and at the same time important to note the thematization of the 21 items, कि इन जो 21 आइटम्स को, जिसको हमने दुख बोला है, जिसको हमने सफरिंग या अनहैप्पीनेस बोला है, इविल अनडिजायरेबल आइटम्स बोला है, बॉडी वगैरह, ये हमारे अनहैप्पी एक्सपीरियंसेस के सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बॉडी अपने आप में अनहैप्पीनेस का कॉज नहीं है, लेकिन बॉडी एक मीडियम है अनहैप्पीनेस एक्सपीरियंसेस का।
जो हैप्पी एक्सपीरियंसेस है उसको भी अनहैप्पी बोला गया है। तो जो फिलोसफी या ट्रीटिसी है वो हमें हमें सिखाता है इस अल्टीमेट गुड के बारे में, विच इज द नी श्रेयस। ये जो गुड लाइफ है फिलोसफिकल आउटलुक के अकॉर्डिंग, ये वो है गुड लाइफ अकॉर्डिंग टू ये फिलोसफिकल आउटलुक क्या है, जो हमें इन दुखों से दूर करती है, सफरिंग से दूर करती है। तो यहाँ पर जो नोशन ऑफ अनगुड है उसको 3 काइंड्स ऑफ दुख के साथ कंपेयर किया जा सकता है इन द सांख्य स्कूल एज वेल एज द थ्री फोल्ड दुख ऑफ द बुद्धिस्ट। तो अगर हम अब यहाँ पर लेट्स कंटिन्यू विद उद्योतकरा। अगेन ही टॉक्स अबाउट 2 काइंड्स ऑफ पीपल। सो यू कीप नोटिंग व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स और बाइफिकेशंस जो उद्योतकरा कर रहा है। 2 काइंड्स ऑफ पीपल, पहले अटैच्ड, दूसरे नॉन अटैच्ड। अटैच्ड वो है, अटैचमेंट मतलब ऑब्जेक्ट्स को क्लिंग करना, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स को क्लिंग करना जो हमें हैप्पीनेस देती है, उससे हम अटैच हो जाते हैं, वो चीजें हमें बार बार चाहिए रहती है। तो अटैच पर्सन जो है वो चीजों के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं, क्लिंग कर लेते हैं। नॉन अटैचमेंट मतलब ऑब्जेक्ट्स के साथ अपने आप को अटैच नहीं करना, क्लिंग नहीं करना। अनअटैच्ड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट्स के साथ क्लिंग नहीं करता है। सिमिलरली 2 टाइप ऑफ एक्टिविटीज होती है। नॉन अटैच्ड एक्टिविटीज एक्ट्स ओनली इन वन वे। तो जो नॉन अटैच्ड है वो सिर्फ एक तरीके से कैसे वर्क करता है, वो अनडिजायरेबल चीजों को अवॉइड करता है। वो चीजें जो उसका बॉन्ड बनाएगी ऑब्जेक्ट्स के साथ, जो उसको ऑब्जेक्ट के साथ क्लिंग करवाएगी, अटैचमेंट बनाएगी, उन चीजों को अवॉइड करता है। आई विल अवॉइड द अनडिजायरेबल। जो नॉन अटैच्ड है वो इस टेंडेंसी के साथ वर्क करता है। तो उसका किसी ऑब्जेक्ट को लेकर पर्टिकुलर अटैचमेंट नहीं है। जो अटैच पर्सन है दूसरी तरफ वो 2 तरीकों से वर्क करता है, उसके 2 एक्टिविटीज रहती है। पहला, डिजायरेबल ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन करना, अनडिजायरेबल ऑब्जेक्ट को अवॉइड करना। जो नॉन अटैच्ड है वो एक तरीके से कैसे वर्क करता है, वो अनडिजायरेबल को अवॉइड करता है, लेकिन वो डिजायरेबल को ऑब्टेन करने की कोशिश नहीं करता है। दूसरी तरफ जो अटैच्ड पर्सन है वो डिजायरेबल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्टेन करने की कोशिश करता है, अनडिजायरेबल को अवॉइड करने की कोशिश करता है। वो दोनों मोटिवेशन से काम करता है, उसे अनडिजायरेबल को अवॉइड भी करना है और डिजायरेबल ऑब्जेक्ट्स को अचीव भी करना है। He proceeds to obtain with the design, I wish to obtain this desirable object, and he avoids with the idea, I wish to shun this undesirable object. Again, जो attached का एक्शन है उसके 2 मोड्स होते हैं। एक मोड जो है वो हमारे प्रमाण से फ्लो होता है और इसलिए हमेशा वो सक्सेस लेकर आता है क्योंकि राइट सोर्स ऑफ नॉलेज से है। दूसरा जो स्यूडो प्रमाण से फ्लो होता है, जिसका मतलब कि एरोनस जजमेंट, गलत जजमेंट से फ्लो होता है। तो जो प्रमाण और स्यूडो प्रमाण है उन दोनों के अपने कैरेक्टर्स हैं। About the generic character of the object in both cases we are certain it is an apple. both दोनों से एक्शन होता है, प्रमाण से भी स्यूडो प्रमाण से भी, लेकिन प्रमाण से एक्शन सक्सेसफुल होता है, स्यूडो प्रमाण से एक्शन अनसक्सेसफुल होता है। ये जो भी स्टेटमेंट्स हैं आर रीजनेबली नॉन पेरोकियल एंड इट सीम्स टू मी दैट अ जनरल थ्योरी ऑफ व्हाट फिलोसफी मीन्स और व्हाट वी वुड लाइक टू कॉल फिलोसफी बहुत क्लियरली यहाँ पर आउटलाइन की हुई है कि फिलोसफी को उद्योतकर कैसे डिफाइन करता है विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस, एंड फिलोसफी को कैसे अवॉइडेंस ऑफ हैप्पीनेस है एंड अटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट, इन सब चीजों के साथ। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ व्यू ऑफ फिलोसफी विच इज सांख्यज व्यू। जो सांख्य है द probably the earliest philosophical systems in India, उसका भी एक सिमिलर नोशन है। जैसे कि ईश्वर कृष्ण जो है वो अपनी ट्रीटिसी को बिगिन करता है बाय रेफरेंस टू दुख। तो जैसे उद्योतकरा ने अवॉइडेंस ऑफ दुख के बारे में बात की थी, ईश्वर कृष्ण भी दुख के बारे में बात करता है कि दुख आना ही है। सफरिंग एक अनअवॉइडेबल मतलब एक नेसेसरी ह्यूमन कंडीशन है, लेकिन उससे हटाना जरूरी है। तो ईश्वर कृष्ण क्या बोलता है, बीइंग टॉर्मेंटेड बाय द 3 काइंड्स ऑफ दुख, अनहैप्पीनेस। कैसे 3 काइंड ऑफ अनहैप्पीनेस, हमारे बॉडी एंड माइंड से रिलेटेड, वो अनहैप्पीनेस जो दूसरों की वजह से हमें मिलती है, वो अनहैप्पीनेस जो हमें सुपर नेचुरल या नेचर की वजह से मिलती है, जिसका हमें कॉज या सोर्स प्रॉपरली पता नहीं है, तो उसका कॉज या सोर्स सुपर नेचुरल हो गया, नेचर हो गया। तो एक डिजायर है उसके कॉज को जानने के बारे में, ये दुख का कॉज क्या है। If these causes are due to perceived factors, we take care of them accordingly. But no, the unhappiness does not vanish permanently. उसको हम temporarily खत्म कर सकते हैं, वो permanently नहीं हटती, according to ईश्वर कृष्णा। तो जो स्क्रिप्चर है वो भी हमारे perceived factors के साथ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। परसीव्ड फैक्टर्स वो है जो सोर्सेज हमें पता है जिसके कारण हमें दुख पहुंच रहा है, लेकिन इम्प्योर, अनफेयर, बट
they are impure, unfair and their results are perishable. तो जो scriptures है उनके results perishable है. Hence the opposite is better, which arises due to knowledge of the manifest and unmanifest. यहाँ पे आर्ग्यू क्या किया गया कि अनहैप्पीनेस या दुख को परमानेंटली रिमूव कर दिया जाए, एंड वन शुड टर्न टू द स्टडी ऑफ द ट्रीटीज, अ फिलोसॉफिकल ट्रीटीज. For neither ordinary measures to alleviate suffering nor the religious ritual reach heaven in the next life are capable of guaranteeing the permanent cessation of unhappiness. तो ईश्वर कृष्ण यहाँ पे स्क्रिप्चुरल नॉलेज को की शॉर्ट को क्रिटिसाइज करते हुए यही बोल रहा है कि सिर्फ फिलोसॉफिकल ट्रीटीज या ट्रीटीज या फिर फिलोसॉफिकल नॉलेज है वो परमानेंट अवॉइडिंग या परमानेंट स्टॉपेज ऑफ दुख कर सकता है, परमानेंट अवॉइडेंस ऑफ सफरिंग कर सकता है, ना तो हमारी ऑर्डिनरी नॉलेज जो कि परसेप्शन और इन्फ्लुएंस से हमें मिलती है, और ना ही हमारे स्क्रिप्चर्स हमें इस चीज में हेल्प करते हैं. अब जो फर्स्ट वर्स है ये सिग्निफाई करता है कि सफरिंग्स को रिमूव करने के लिए वी डू नॉट रिजॉर्ट टू ऑर्डिनरी मीन्स to destroy their causal factors, but the persistent recurrence of sufferings persuades some of us to look for a permanent remedy. तो ऑर्डिनरी मीन्स जो है, जो परसेप्शन इन्फ्लुएंस ऑर्डिनरी मीन्स है हमारे, उसके थ्रू तो सिर्फ हम टेम्पररी रिमूवल कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट रिमूवल के लिए परमानेंट रेमेडी की जरूरत है. दूसरा वर्स जो है वो बताता है कि रिलीजन की तरफ टर्न करने से हमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि पहला वो 3 चीजें उसके बारे में कहता है, वो इम्प्योर है, अनफेयर है, पेरिशेबल है. अब रिलीजियस स्क्रिप्चर्स या वैदिक स्क्रिप्चर्स जो है वो पहले इम्प्योर कैसे हैं, बिकॉज वो एक्ट्स ऑफ वायलेंस के लिए बोलते हैं, जैसे कि किलिंग ऑफ एनिमल्स, और इसलिए वो मॉरली इम्प्योर है. वो अनफेयर ऐसे हैं क्योंकि वो supposedly make some people rich and powerful and others poor and weak in the next life. वेदास के अकॉर्डिंग क्या है, कर्म थ्योरी, कि जिन्होंने एक लाइफ में अच्छे कर्म किए हैं वो अगली लाइफ में खुश, पावरफुल, रिच, वेल्दी बनेंगे, जिन्होंने बुरे किए हैं वो बुरे बनेंगे. तो वो अनफेयर है क्योंकि वेदास जो है वो लोगों को पावरफुल या वीक की तरह दिखाता है, पोर्ट्रे करता है. थर्ड, उसके रिजल्ट्स पेरिशेबल इसलिए हैं क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो परमानेंट नहीं है. तो इसीलिए शास्त्रास के लिए अल्टीमेट गुड की तलाश में या परमानेंट रिमूवल ऑफ अनहैप्पीनेस के लिए शास्त्रास हमारी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते. तो इसीलिए ईश्वर कृष्ण जो है वो रिलीजन या वैदिक रिचुअल्स के अबैंडनमेंट की बात करे कि इनसे हमें हेल्प नहीं मिलेगी हमारे अल्टीमेट एंड ऑफ सफरिंग के लिए. अब हम यहाँ पर हमारा 5th व्यू देखेंगे, जयंत. ही पूर्व पक्ष, that is opponent's position, he openly admits that A, Anvikshiki, which is Nyaya Vidya or Nyaya Vistar, is one of the Vidya sthans, disciplines or subjects to be learnt. And B, there were at least 6 different schools of Anvikshiki at the time called Sat-Tarki. They were Samkhya, Bodh, Jain, Charvak or Lokayat, Vaiseshika and Nyaya. It was significant that Haribhadra include all these 6 in his Saddar Sanasamuchaya, a collection of 6 systems of philosophy of darshan, but also added Mimamsa or the Jaiminiya Mat. Towards the end, he tackles the question of the number 6 mentioned in the title as follows. अब जयंत क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि ए, अनविक्षिकी, जो कि एक विद्या स्थान है या फिर एक न्याय विद्या है, there were at least 6 different schools of Anvikshiki उस समय पे, और उन 6 different schools है सामख्य, बौद्ध, जैन, चारवाक, वैशेषिका और न्याय. ओके, अब देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पे. I have described briefly the philosophies of the Astics. Those who regard that there are only 5 systems of Astic philosophies do not think that the Nyayika view differs from the Vaiseshika view. For them, the number 6 in 6 philosophies is fulfilled by adding the view of Lokayat. Hence, I describe this view here. अब जयंत सिर्फ जिस आस्तिक की बात कर रहे हैं, that आस्तिक is basically, जैसे हम ऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स बोल रहे हैं, तो उसके लिए आस्तिक या नास्तिक वो स्कूल्स हैं जो कि वेदास की अथॉरिटी को फॉलो करते हैं एंड नहीं करते हैं. तो वो जो फॉलो करते हैं और जो फॉलो नहीं करते हैं उनको जयंत आस्तिक या नास्तिक की टर्म्स में रेफर करता है. Thus, I believe that at some point in history there was not much difference between the use of the terms Sattarki and Saddarshan. Hence, the equation Anvikshiki equals to Darshan equals to philosophy was possible.
The use of the word darshan in this context is intriguing. It may be that from this time onwards, the word came to be used in the sense of a philosophical view. This is a far cry from the way some moderners and Westerners would like to interpret the term darshan. Taking a cue from etymology of the word, they would translate it to vision, intuition, and thereby write their hobby horse by arguing that Indian philosophy in this way is very different from analytic and irrational approach of Western philosophers. तो यहाँ पे जयंत बेसिकली बोलता है कि दर्शन, अन्वीक्षिकी और फिलोसफी तीनों एक ही चीज के नाम हो सकते हैं. फिलोसफी को अन्वीक्षिकी भी बुला सकते हैं, दर्शन भी बुला सकते हैं. लेकिन ऑफ कोर्स कुछ आर्ग्यू करेंगे, वेस्टर्नर्स आर्ग्यू करेंगे कि दर्शन टर्म यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब जो इंडियन फिलोसफी वो रैशनल नहीं थी, साइंटिफिक नहीं थी अपनी अप्रोच में. अब वात्स्यायन अन्वीक्षिकी को अन्वीक्षिकी बुलाते थे क्योंकि वो थ्योरी ऑफ प्रमाणास को एक ट्रीटमेंट देते थे एज एविडेंस, राइट सोर्स ऑफ नॉलेज. अ नोट ऑन द वर्ड आस्तिक इज इन ऑर्डर हियर. इट डज नॉट मीन अ थीस्ट और अ फॉलोअर ऑफ द वेदास. It means only those views which acknowledge the existence of an. I'm so sorry here. हम आस्तिक और नास्तिक को फॉलोअर ऑफ वेदा बोल रहे थे. एक्चुअली में आस्तिक एंड नास्तिक जैन जिस आस्तिक एंड नास्तिक को रेफर कर रहे हैं वो बेसिकली ये है कि वो जो आफ्टर वर्ल्ड में बिलीफ रखते हैं और वो जो जैसे पाप एंड पुण्य में, और वो जो नहीं रखते हैं. This is how the term has been explained. Jain तो आस्तिक नास्तिक को not as follower of Veda or not a follower of Veda, but as somebody who believes in the afterworld and somebody who does not believe. जो लोकायत्स है वो ओनली नास्तिक थे क्योंकि वो आफ्टरवर्ल्ड, पाप, पुण्य, कर्म, गुड एक्शन, बैड एक्शन में बिलीव नहीं रखते थे. एंड बाकी सारे स्कूल्स जो थे वो आस्तिक थे क्योंकि वो कर्मा, गुड एक्शन, बैड एक्शन में एंड कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरी में बिलीव रखते थे. तो आस्तिक एंड नास्तिक मतलब दोज हु बिलीव इन afterworld and those who don't, and the only nastics were the लोकायत्स, चारवाक. जो चारवाक थे वो नास्तिक थे क्योंकि वो गुड एक्शन, बैड एक्शन, पाप, पुण्य, कर्म में बिलीव नहीं रखते थे. तो यहाँ पर देखिए हमें बहुत डिफरेंट टर्म, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म देखने को मिली है. बहुत इंपॉर्टेंट इज द ओमिशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड पॉलिटी. तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अन्वीक्षिकी में से ट्रेड, कॉमर्स एंड पॉलिटी को हटा रहे, मतलब मेंशन नहीं है वो. जैन दिस पजल का आंसर ऐसे देता है. He says that this list of learnable subjects is compiled with the idea that they all should be teaching us about the four goals of human life, Purusharth, which includes moksha as well as the doctrine of the unobservable fruits of our actions. The true trade and polity are squarely within the scope of observable results and purposes. तो जयंत यही बोलना, जयंत के अकॉर्डिंग ट्रेड एंड कॉमर्स और पॉलिटी जो है वो सेपरेटली मेंशन नहीं है, लेकिन वो ऑब्जर्वेबल रिजल्ट्स में ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं. ट्रेड एंड कॉमर्स एंड पॉलिटी ऐसे विद्या स्थान है, जो कौटिल्य ने जैसे बोला था कि ऐसे विद्या स्थान है जिसके रिजल्ट्स ऑब्जर्वेबल है हमें, तो इसीलिए वो उनको छोड़ दिया गया है, लिस्ट में नहीं मेंशन किया गया है. We should remember that Kautilya's treatise was concerned mainly with the three goals, dharma, artha and kam. And okay, Gangesha. Now we are going to the next view. I don't know, this fifth or sixth view. I've lost the count. But Gangesha located Anvikshiki among a list of 18 subjects of learning. गंगेश जो है वो 18 लिस्ट, मतलब 18 सब्जेक्ट्स की लिस्ट विद्या स्थान देते हैं, जिसमें यज्ञवल्क्य के सारे 14 थे और उसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व विद्या और अर्थशास्त्र ये 4 भी ऐड करे थे गंगेश ने. अब गंगेश असर्ट करता है कि अन्वीक्षिकी जो थी वो सबसे ऑनरेबल विद्या थी, सबसे अच्छी विद्या थी और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी which is Abhyarhitatma, which was only a resonance of Kautilya's favored and oft-quoted pronouncement. In Gangesh's list, however, the two वर्थ जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, और पॉलिटी जो है वो अर्थशास्त्र के अंदर गंगेशा ने मेंशन किए. तो गंगेश ने ट्रेड एंड कॉमर्स और पॉलिटी को अर्थशास्त्र के पार्ट की तरह ही मेंशन किया है, और इसीलिए वो जो यज्ञवल्क्य ने अपनी लिस्ट में ट्रेड एंड कॉमर्स और पॉलिटी को छोड़ा था, वो उस मिस्टेक को ठीक करते हुए वो अर्थशास्त्र के अंदर उसको मेंशन कर देते हैं. गंगेश wrote only on the 4 pramanas. His theology was only an appendix to the Anuman Khand, and this was recognized as an epoch-making book. Hence, it would be interesting to see how he tried to connect his study of pramanas with the ultimate goal, मोक्ष. तो गंगेश कैसे प्रमाण को मोक्ष के साथ ज्वाइन करते हैं. ओके, The general idea was already expressed by उद्योतकरण, जैसे प्रमाण एंड अर्थ के बारे में उद्योतकरण ने बात की थी. शास्त्र जो है वो राइट काइंड ऑफ नॉलेज को जनरेट करती है चीजों के बारे में, जो फिर हमें
दुख से, सफरिंग से फ्रीडम देती है और फिर मोक्ष हमें मिल जाता है, जैसे न्याय सूत्र में ऑलरेडी डिफाइंड है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गंगेश के ओपनिंग सेंटेंस में सबसे पहले ही मेंशंस दैट द होल जगत वर्ल्ड इज स्टीप्ड इन सफरिंग। तो गंगेश यहाँ पर बात करते हैं कि जो पूरा जगत है, जो पूरा वर्ल्ड है, वो पूरा के पूरा सफरिंग में डूबा हुआ है और वो सफरिंग हमें देता है, और इसीलिए अनविक्षिकी या फिलोसफी जो है वो हमें उस दुख से, उस सफरिंग से हमें रिलीज देती है, ठीक है। अब यहाँ पे जगत को जिस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है कि गंगेश के लिए जगत क्या था। अब देखिए, रघुनाथ के कहता है कि जगत का मतलब सिर्फ सोल्स है, ओके, जबकि मथुरानाथ कहते हैं कि जगत जो है वो सिर्फ सोल्स नहीं बट बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड कर रहा है, जो 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 नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी, जैसे कि पॉट्स हो गए, यू नो पत्थर हो गए। अब देखिए यहाँ पर बात ही होती है, सो मथुरानाथ सेइंग द सफरिंग स्टेट क्वालिफाइज द थिंग एंड सेपरेट्स द सफरिंग सोल्स फ्रॉम सो दैट आर नॉट सफरिंग, एंड द रिलीज पर्टेन्स ओनली टू द सफरिंग सोल्स फॉर हुम द शास्त्र ट्रीटिस इज कंपोज्ड। तो जो मथुरानाथ कहना चाह रहा है वो ये है, अकॉर्डिंग टू रघुनाथ, अकॉर्डिंग टू रघुनाथ, जगत के बारे में जब गंगेश बात करे तो उसमें सिर्फ सोल्स इंक्लूडेड है, और मथुरानाथ के अकॉर्डिंग सोल्स के साथ साथ ऑब्जेक्ट्स भी इंक्लूडेड है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट सफर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोल सफर कर रही है। तो सिर्फ उन सफरिंग सोल्स को फ्रीडम की को रिलीज करने की बात की जा रही है। सेकेंड, धर्मराज रामकृष्ण mentions an opponent's view which is Purva Paksh is opponent's view, criticism, या एक opposite view which has a sociological significance. Jagat means all sufferers and they must include the women and Shudras who have no right to study the Vedas. This view is clearly ascribable to Raghunath, for he glosses Jagat as samsaryatma jatam, sansaryatma jatam, and this is quoted by Ramakrishna. Hence, according to Raghunath's cryptic statement, Gangesh was saying that philosophy is open to all, not restrictive to male members of the 3 varnas. तो जैसे कि उस समय की पॉपुलर ओपिनियन था कि जो सिर्फ 3 वर्णास हैं, द ब्राह्मण्स, क्षत्रियज एंड वैश्यास, सिर्फ उन्हीं को फिलोसफी एंड अनविक्षिकी पढ़ना और वो ही उनको फ्रीडम दे सकते हैं। तो रघुनाथ के अकॉर्डिंग जो रामकृष्ण कोट करते हैं, हाईलाइट करते हैं, वो ये है कि गंगेश इन सफरिंग सोल्स की काउंट में विमेन एंड शूद्रास को भी काउंट कर रहे थे, तो ऑल लिविंग बींग्स को गंगेश काउंट करा था जब वो जगत की बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली सच इनफॉर्मल सोशल क्रिटिक ऑफन गोज अननोटिस्ड, तो ये क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट जिसको मिला नहीं, मॉडर्न हिस्टोरियंस एंड सोशियोलॉजिस्ट ने ज्यादा फोकस किया नहीं कि गंगेश जो है वो विमेन एंड शूद्रास को भी इंक्लूड कर रहे थे, बट हम इन चीजों को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। उस समय के क्लासिकल थिंकर्स अगर इतनी अनकन्वेंशनल बात कह रहे हैं, you know, which is a very big thing. तो जो ओल्ड सांख्या है ईश्वर कृष्ण का, we have explicit rejection of these practices of Raghunath's tongue-in-cheek rejection of caste distinctions is also significant in this concept. Ramakrishna, however, being an orthodox Vedic, readily rejected Raghunath's view. तो रामकृष्ण जो है वो रघुनाथ की व्यू को रिजेक्ट कर देते हैं and all that stuff, क्योंकि वो follower of the caste system of the Vedas थे, वैदिक थे। Now गंगेश, रामकृष्ण खुद हाईलाइट करते हैं बट वो रिजेक्ट कर देते हैं। गंगेश मोर सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट comes at the end of the first paragraph, referring to the 16 categories padarth. I am going to deal with the nature of praman here among these 16 categories because on praman depends the establishment of everything. तो गंगेश भी प्रमाण की इंपॉर्टेंस को बोल रहा है कि जो प्रमाण है, जो राइट सोर्स ऑफ नॉलेज है, इसके ऊपर सब चीजें बहुत डिपेंडेंट है। तो एक रैशनल दिया गया था फॉर इस प्रिंसिपल कंसर्न फॉर प्रमाण और द सोर्स ऑफ नॉलेज। मथुरानाथ कमेंट्स दैट दिस एक्सक्लूसिव कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज इज विंडिकेटेड बाय द फैक्ट दैट दिस इज वेल इन लाइन विद व्हाट इज कॉल्ड अनविक्षिकी फिलोसफी, व्हिच अगेन प्रोड्यूसेस द फ्रूट ऑफ द राइट काइंड ऑफ नॉलेज। तो मथुरानाथ जो है उनका कहना है कि प्रमाण मतलब वही थ्योरी ऑफ नॉलेज जो कि इन लाइन विद अनविक्षिकी था, जो फिर करेक्ट काइंड ऑफ नॉलेज प्रोड्यूस करता है, जिससे हम सक्सेसफुल एक्शन कर पाते हैं, सक्सेसफुल एक्शन से हम हमारे गोल तक सक्सेसफुली पहुंच पाते हैं, जो कि है सेसेशन और एंडिंग ऑफ सफरिंग।
The connection seems to us to be a bit tortuous, but not entirely fictitious. Obviously, there is a touch of parochialism here when it is claimed that knowledge of a particular system of metaphysics is the liberating knowledge. तो यहाँ पर एक particular kind of knowledge को separate किया गया है, even without taking notice of parochialism or sectarianism. One can say that knowledge of things as they are, tattva is the liberator. For knowledge gives control, especially control over our actions. तो what they are trying to say is ये जो प्रमाण है, जो right kind of knowledge है, ये हमारे actions के ऊपर एक control देता है, क्योंकि ये हमें successful and correct actions करने के लिए promote करता है. And if a particular type of action creates bondage, another type of action may lead to freedom or cessation of suffering. और अगर liberating knowledge जो है, it can only be gained through invikshiki or through philosophy. I am inclined to treat praman as evidence for knowledge, but not in the sense of the justificatory ground for knowledge. This may amount to a misconstrual according to one view. Praman is what makes knowledge. अब हम थोड़ा सा प्रमाण के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं in the sense that अब प्रमाण जो है, it is an evidence for knowledge, but not in the sense of the justificatory ground for knowledge. It is not justifying knowledge, ठीक है? It makes knowledge, क्योंकि knowledge is always an episode and even in inherent in Indian philosophy. In fact, a subcategory of mental occurrence, praman has also a causa role to play. So it is the most efficient cause of knowledge episode. प्रमाण जो है वो knowledge का सबसे efficient cause है. Knowledge जो है वो determination of an object के साथ deal करता है, object X or a fact that P as a result, and a praman instrumental in bringing about that result. So what praman does is हमारे लिए एक desirable result लेकर आता है. Knowledge, ऐसी knowledge जो हमें हमारे end goal तक पहुंचने में help करता है. तो प्रमाण का role जो है वो causal है, वो cause है उस result का. Similarly, when a knowledge claim is made about X or about the fact that P, the opponent may demand a praman for the claim made. तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट X या किसी फैक्ट P के बारे में, मतलब दिस इज X and P आर जस्ट एग्जांपल्स, अगर हम किसी भी फैक्ट या ऑब्जेक्ट की नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा ओपोनेंट उसका प्रमाण मांगता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस. जैसे कि बुद्धिस्ट जो है वो न्याय से पूछेंगे व्हाट इज द प्रमाण फॉर द क्लेम दैट द सोल एग्जिस्ट. कि न्याय अगर बोल रहा है कि सोल एग्जिस्ट कर रही है, तो बुद्धिस्ट उनसे पूछेंगे इसका सोर्स क्या है, व्हाट इज द राइट सोर्स फॉर दिस नॉलेज. This question has been sometimes amplified as it is from a perceptual praman or evidence pratyaksh. तो कई लोग इसका आंसर देंगे प्रत्यक्ष, sensual knowledge, or from inferential praman that is अनुमानतः. अनुमान एंड प्रत्यक्ष हम ऑलरेडी प्रीवियस सेमेस्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं. सो ऑफ कोर्स क्योंकि हम एक सक्सेसिव सेमेस्टर पढ़ रहे हैं या सक्सेसिव कोर्स पढ़ रहे हैं, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि जब हम अभी प्रत्यक्ष एंड अनुमानतः की बात कर रहे हैं, वी ऑलरेडी हैव अ नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि हम ये प्रीवियस सेमेस्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं. इस कॉन्टेक्स्ट में प्रमाण इज ऑब्वियसली फुलफिलिंग द एविडेंशियल रोल, कि प्रमाण एक एविडेंस हमारे लिए लेकर आए. तो प्रमाण जो है वो एक कॉज भी है रिजल्ट का एंड बिकॉज, तो उसका कॉजल और एविडेंशियल दोनों रोल भी है. तो इट इज सच बिकॉज इट इज सच एंड इट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ दैट रिजल्ट. तो वो रिजल्ट है क्योंकि प्रमाण है, और वो रिजल्ट प्रमाण के कारण है. In India, soteriology must be understood in an extended sense. It depends on one seeing the world properly and according to its values. तो soteriology मतलब कि हम कैसे वैल्यू चीजों को वैल्यू करते हैं. बेसिकली हाउ डू वी वैल्यू थिंग्स. अब हर चीज हम वी कैन नॉट वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ मनी या मॉनेटरी वैल्यू हम हर चीज के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते. ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सभी सिस्टम्स शेयर करते हैं. एक ऐसा सच इज एक्शन इज कंडीशनड बाय द सीइंग एंड प्रमाण्स आर इंस्ट्रूमेंटल, दैट इज कारक प्रदर्शक इन दिस सीइंग एज वेल एज परसुएडर्स, दैट इज प्रवर्तक इन सो सीइंग. इन दिस सेकेंड रोल अ प्रमाण इज एन एविडेंस. ठीक है, तो प्रमाण एविडेंस है जब वो परसुएडर है, जब वो प्रवर्तक है. बुद्धिस्ट फिलोसफी में भी जो दिग्नाक का कहना है कि प्रमाण समुच्चय, दैट इन पर्सन ऑफ द बुद्धा ऑल द प्रमाण्स वर रियलाइज्ड एंड दस ही कनेक्टेड सोटेरियोलॉजी विथ फिलोसफी, कि फिलोसफी कैसे चीजों की वैल्यू हमें दिखाता है. व्हाट इफ द सीइंग और नॉलेज इज कॉल्ड इन क्वेश्चन, इफ द नॉलेजहुड ऑफ नॉलेज इज डाउटेड, ये जो हमारा प्रमाण अगर इसको ही हम डाउट करने लग जाते हैं, देन द न्याय स्कूल सेज वी नीड एन एक्सप्लिसिट एविडेंस टू एस्टैब्लिश द नॉलेजहुड थ्रू एन इन्फ्रेंस.
It is in some of these cases that Vatsyayan appealed to the test of successful activity. जो successful activity हम previous semesters में भी discuss कर चुके हैं न्याय बिंदु के text में. There may be other ways by which the knowledgehood may be inferentially established. आप जाकर previous videos check out कर सकते हैं on the channel YouTube Demystify and Demystified, and it is in under Indian philosophy. So there may be other ways by which the knowledgehood may be inferentially established, or it may be self-established या self-evident. तो या तो हम knowledge को through inference establish करें या वो self-established भी हो सकती है. अगर हम स्वतः की theory में स्वतः that means through itself अगर वो establish करें, लेकिन हर केस में it seems that in knowing knowledge, that is प्रामाण्य ज्ञाप्ति, प्रामाण्य also has an evidential role. So according to the Nyaya position, knowledgehood is a contingent property of an awareness, and to know that I must know that this contingent property characterizes the awareness in question. मुझे पता होना चाहिए कि मुझे पता है, and for this I need praman or an evidence. This is however not exactly foundationalism nor the justified true belief situation. हम इसमें knowledge की foundation को search करने की कोशिश नहीं करें कि ये knowledge कहाँ से हमें मिली. Still, this is conceivably a new but totally intelligible model for epistemology which needs further exploration. On the whole, I believe it has been established here that there was a rich and multi-dimensional stream of thought in the Indian tradition which was not entirely different from what has come to be called philosophy in the West. तो जो वेस्ट में हम फिलोसफी को बोलते हैं, तो इंडियन ट्रेडिशन में भी उस फिलोसफी का एक बहुत ही अलग डिफरेंट मीनिंग भी एग्जिस्ट करता था.